तो इस वीडियो में हम इकोनॉमी का लास्ट चैप्टर 10th फॉरेन ट्रेड ऑफ इंडिया के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो फॉरेन ट्रेड ऑफ इंडिया इंडिया का जो भी फॉरेन ट्रेड है, मतलब बाहर की कंट्री से भी जो भी ट्रेड है वो कितना है और कैसा है, उसमें ट्रेंड क्या है, ये हम सब देखने वाले हैं इस चैप्टर में। तो फॉरेन ट्रेड मतलब इंटरनेशनल ट्रेड या फिर एक्सटर्नल ट्रेड। तो ये कौन सी इकोनॉमी में हो सकता है? जो क्लोज इकोनॉमी है उसमें फॉरेन ट्रेड पॉसिबल नहीं है, क्योंकि वो कंट्री के अंदर अंदर होता है। और जो ओपन इकोनॉमी है जिसमें कि एक्सपोर्ट इंपोर्ट आ जाता है, उसे हम फॉरेन ट्रेड बोलते हैं। तो वो थोड़ा इंट्रोडक्शन दिया है कि बिफोर 1947 द पैटर्न ऑफ इंडियाज़ फॉरेन ट्रेड वॉज टिपिकली कॉलोनियल। तो ये कॉलोनियल टाइप था 1947 के पहले, मतलब इंडिपेंडेंस के पहले। मतलब कि जो ब्रिटिश रूलर्स उनके अंडर था हमारा कंट्री का फॉरेन मतलब ट्रेड। और इंडिया वॉज अ सप्लायर ऑफ रॉ मटेरियल्स टू द इंटरनेशनल नेशंस, पर्टिकुलरली इंग्लैंड एंड इम्पोर्टर ऑफ मैन्युफैक्चरड गुड्स। तो 1947 के पहले इंडिया सप्लाई करता था रॉ मटेरियल किनको? इंडस्ट्रियलाइज नेशंस थे, जैसे कि इंग्लैंड हुआ, और जो डेवलप्ड कंट्रीज है वेस्टर्न वर्ल्ड है, उनको रॉ मटेरियल प्रोवाइड कराता था मेनली इंग्लैंड को। और फिर बाद में इंपोर्ट करता था मैन्युफैक्चर्ड गुड्स। तो यहाँ से हम एक्सपोर्ट करते थे रॉ मटेरियल, मतलब हमारे इंडिया से इंग्लैंड को जाता था रॉ मटेरियल। फिर उधर से जो रॉ मटेरियल का जो भी प्रोडक्ट बनता था वो हम उसे इंपोर्ट करता था हमारे कंट्री। तो इंपोर्ट मतलब जो बाहर की कंट्री से हमारे कंट्री में जो भी गुड्स आ रहे हैं या फिर हम ले रहे हैं उसे इंपोर्ट बोलते हैं। हमारी कंट्री अगर दूसरी कंट्री को कुछ गुड्स या फिर रॉ मटेरियल प्रोवाइड करा रहा है तो उसे हम एक्सपोर्ट बोलेंगे। और बाहर की कंट्री से हम अगर कुछ गुड्स लेते हैं उसे हम इंपोर्ट बोलते हैं। तो इसमें यही बताया कि जो मैन्युफैक्चर्ड गुड्स थे वो हम इंपोर्ट करते थे इंग्लैंड से। तो दिस डिपेंडेंस ऑन फॉरेन ट्रेड डिड नॉट परमिट इंडस्ट्रियलाइजेशन एट होम। तो ये डिपेंडेंस के होने के कारण ये जो मैन्युफैक्चर्ड गुड्स हम फॉरेन की कंट्री से लेते थे, उसकी वजह से हमारे कंट्री में इंडस्ट्रियलाइजेशन अच्छे से हो नहीं पाया। तो इसकी वजह से क्या हुआ कि जो हैंडीक्राफ्ट्स बिज़नेस था हमारे कंट्री में, जो डोमेस्टिक हैंडीक्राफ्ट बिज़नेस था, वो बहुत सफ़र हुआ, बहुत नुकसान हुआ उनको। तो हाउएवर मैनी अंडर डेवलप्ड कंट्री डेट वन इंडिपेंडेंस इन द पोस्ट वर्ल्ड वॉर 2 पीरियड व्यू फॉरेन ट्रेड एज एन इन्वेस्टमेंट। तो जितने भी अंडर डेवलप्ड कंट्रीज थे जिन्होंने इंडिपेंडेंस पाया वर्ल्ड वॉर 2 के बाद, उन्होंने फॉरेन ट्रेड को इन्वेस्टमेंट की तरह देखा कि फॉरेन ट्रेड मतलब जो भी उनका फॉरेन ट्रेड होता था बाहर की कंट्री, वो अपने उनके कंट्री में बाद में इन्वेस्ट करें। तो इंटरनल ट्रेड का मीनिंग क्या रहता है? तो बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज विद इन द बाउंड्री ऑफ अ नेशन आर रिफर टू एज इंटरनल ट्रेड, या फिर डोमेस्टिक ट्रेड भी बोलते हैं या फिर होम ट्रेड बोलते हैं। तो एग्जांपल थे जैसे इफ़ गुड्स प्रोड्यूस इन महाराष्ट्र एंड आर सोल्ड टू स्टेट्स लाइक यूपी, बंगाल, वेस्ट बंगाल, तमिलनाडु, ऐसा देन इट इज़ नोन एज सेंट्रल ट्रेड। तो इसका मतलब क्या है कि अगर जो भी बाइंग एंड सेलिंग होती है गुड्स और सर्विसेज की, अगर जो भी गुड्स का सेलिंग और परचेस हो रहा है कंट्री के अंदर अंदर, कंट्री के जोग्राफिकल बाउंड्रीज के अंदर, तो उसे हम इंटरनल ट्रेड बोल रहे हैं। जैसे कि अगर महाराष्ट्र से कुछ गुड्स जो भी बनाए गए हैं वो अलग अलग स्टेट्स में प्रोवाइड किए जा रहे हैं, जैसे कि यूपी में, दिल्ली में, या फिर केरला में, तमिलनाडु में, तो उसे हम बोलते हैं इंटरनल ट्रेड। या फिर केरला जैसे महाराष्ट्र को कुछ गुड्स या सर्विसेज प्रोवाइड करा रहा है तो उसे हम बोलते हैं इंटरनल ट्रेड, या फिर डोमेस्टिक ट्रेड, या फिर होम ट्रेड। तो इसे हम बोलते हैं इंटरनल ट्रेड, जिसमें फॉरेन का पार्ट कुछ नहीं आता, मतलब बाहर की कंट्री से हमारा कुछ रिलेशन नहीं है इंटरनल ट्रेड में। और अभी फॉरेन ट्रेड मतलब फॉरेन ट्रेड इज़ बिटवीन द डिफरेंट कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड, इट इज़ कॉल्ड आल्सो कॉल्ड एज इंटरनेशनल और एक्सटर्नल ट्रेड। तो फॉरेन ट्रेड का मतलब क्या है कि अगर दो कंट्रीज, जो अलग अलग कंट्रीज अगर ट्रेड कर रहे हैं, उसे हम इंटरनेशनल ट्रेड, फॉरेन ट्रेड या फिर एक्सटर्नल ट्रेड बोलते हैं। जैसे कि अमेरिका और इंडिया अगर कुछ प्रोडक्ट्स और सर्विसेज को एक्सचेंज कर रहे हैं या फिर एक दूसरे को सेल या परचेस कर रहे हैं, तो उसे हम फॉरेन ट्रेड बोलते हैं। तो अभी डेफिनेशन जो अलग अलग इकोनॉमिस्ट के द्वारा दिए गए वो हम देखते हैं। तो अकॉर्डिंग टू वेजरमैन एंड हल्टमैन, इंटरनेशनल ट्रेड कंसिस्ट ऑफ ट्रांजैक्शन बिटवीन रेसिडेंट्स ऑफ डिफरेंट कंट्रीज। तो इंटरनेशनल ट्रेड का मतलब क्या रहता है? जो ट्रांजैक्शन होते हैं अलग अलग रेसिडेंट्स के बीच में, अलग अलग कंट्रीज़ के, उसे हम इंटरनेशनल ट्रेड बोलते हैं। तो जैसे कि अमेरिका कंट्री के कुछ रेसिडेंट हैं, उन्होंने इंडिया की कुछ कमोडिटीज़ को मंगाया, तो ये क्या हुआ? इंटरनेशनल ट्रेड, एंड वाइस वर्सा। तो टाइप्स ऑफ फॉरेन ट्रेड कितने टाइप के होते हैं? तो इंपोर्ट ट्रेड होता है, एक्सपोर्ट होता है और इंटरपोर्ट ट्रेड होता है।
तो पहला है इम्पोर्ट ट्रेड। इम्पोर्ट ट्रेड रिफर्स टू परचेज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज बाय वन कंट्री फ्रॉम अनदर कंट्री और इनफ्लो ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज फ्रॉम फॉरेन कंट्री टू होम कंट्री। एग्जाम्पल, इंडिया इम्पोर्ट्स पेट्रोलियम फ्रॉम ईरान, कुवैत, सऊदी अरबिया। तो इसका मतलब क्या आता है कि अगर कोई कंट्री फॉरेन कंट्री से कुछ गुड्स या फिर सर्विसेज ले रही है या फिर इन्फ्लो हो रहा है उनके बाहर की कंट्री से, जो भी गुड्स एंड सर्विसेज वो हमारे कंट्री में, हमारी होम कंट्री डोमेस्टिक कंट्री में, तो उसे हम इम्पोर्ट ट्रेड बोलते हैं। जैसे कि इंडिया सबसे बड़ा इम्पोर्ट क्रूड ऑयल का इम्पोर्ट करता है कौन सी कंट्री से, कुवैत या फिर सऊदी अरेबिया, इराक हुआ, ईरान हुआ, इन कंट्री से इंडिया बहुत सारा क्रूड ऑयल परचेस करता है, जो कि जिसे बोलते हैं इम्पोर्ट ऑफ क्रूड ऑयल। तो ये आता है हमारा इम्पोर्ट ट्रेड में आता है। तो एक्सपोर्ट ट्रेड अभी क्या होता है, तो एक्सपोर्ट में क्या रहेगा कि इंडिया जो भी प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज बनाता है, गुड्स या फिर कमोडिटीज़, वो फिर इंडिया फॉरेन की कंट्री को प्रोवाइड कराता है या फिर बेचता है। जैसे कि इंडिया ने पाकिस्तान को कुछ गुड्स सर्विसेज प्रोवाइड कराए या फिर अमेरिका को, तो यही दिया गया है। जैसे एक्सपोर्ट ट्रेड रिफर्स टू द सेल ऑफ गुड्स बाय वन कंट्री टू अनदर कंट्री और आउटफ्लो ऑफ गुड्स फ्रॉम वन कंट्री टू फॉरेन कंट्री। एग्जाम्पल, इंडिया एक्सपोर्ट्स टी, राइस, जूट टू चाइना, हांगकॉन्ग, सिंगापुर एट्सेट्रा। तो इसमें यही दिया गया है कि जैसे कोई भी कंट्री जो अपने गुड्स रहते हैं या फिर सर्विसेज है, वो एक कंट्री दूसरे कंट्री को दे रही है या फिर उसके खुद की कंट्री से जो आउटफ्लो हो रहा है गुड्स एंड सर्विसेज का, उसे हम एक्सपोर्ट ट्रेड बोलते हैं। जैसे कि इंडिया में जो भी टी या फिर राइस या फिर जूट है, वो इंडिया में प्रोड्यूस करके हम चाइना को दे रहे हैं, हांगकॉन्ग को दे रहे हैं या फिर सिंगापुर को, तो उसे हम एक्सपोर्ट ट्रेड बोलते हैं। और जब हम उनसे कुछ ले रहे हैं बाहर की कंट्री से, उसे हम इम्पोर्ट बोलते हैं, इम्पोर्ट ट्रेड पहला वाला। और जब हम किसको दे रहे हैं तो इसको एक्सपोर्ट ट्रेड बोलते हैं। तो एंथ्रोपोड ट्रेड क्या रहता है, थर्ड वाला, इट रिफर्स टू परचेज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज फ्रॉम वन कंट्री एंड देन सेलिंग देम टू अनदर कंट्री आफ्टर सेम प्रोसेसिंग ऑपरेशंस। तो जैसे एग्जांपल दिया, जापान इंपोर्ट्स रॉ मटेरियल रिक्वायर्ड टू मेक इलेक्ट्रॉनिक गुड्स लाइक रेडियो, वॉशिंग मशीन, टेलीविजन एक्सेट्रा फ्रॉम इंग्लैंड, जर्मनी, फ्रांस एंड देन सेल देम टू वेरियस कंट्रीज इन द वर्ल्ड आफ्टर प्रोसेसिंग देम। तो इसका मतलब ये है कि जैसे इंडिया ने या फिर इधर जो एग्जांपल दिया है, जापान ने इंपोर्ट किए, क्या मतलब बाहर की कंट्री से या फिर इंडिया से। जैसे कि जापान ने रॉ मटेरियल मंगाए, जैसे कि इलेक्ट्रॉनिक गुड्स के साथ, जैसे रेडियो या फिर वॉशिंग मशीन, इनको बनाने के लिए कुछ कंपोनेंट्स इंडिया से मंगाए और जापान में लाए, और फिर उनको सब इकट्ठा करके अलग अलग कंपोनेंट्स उनसे कुछ गुड्स बनाए, जैसे कि रेडियो या फिर वॉशिंग मशीन। तो ये पूरे प्रोडक्ट बनने के बाद इनको फिर बाद में दूसरी और कंट्री को बेचा, जैसे इंग्लैंड या जर्मनी को, तो उसे बोलते हैं एंथ्रोपोड ट्रेड। मतलब एक कंट्री है जैसे कि जापान, उसने इंडिया से ख़रीदा रॉ मटेरियल और उस रॉ मटेरियल से उनके खुद की कंट्री में कुछ प्रोडक्ट बनाया, फिर उसी प्रोडक्ट को दूसरी कंट्रीज़ में बेचा, थर्ड कंट्री को, जैसे इंग्लैंड हुआ, अमेरिका हुआ या फिर जर्मनी हुआ, तो उसे बोलते हैं एंथ्रोपोड ट्रेड। तो एंथ्रोपोड ट्रेड में तीन कंट्रीज से लेन देन हो, तीन से ज़्यादा, और एक्सपोर्ट इंपोर्ट में दो कंट्री के बीच का होता है। तो अभी रोल ऑफ फॉरेन ट्रेड है। तो अभी हम रोल ऑफ फॉरेन ट्रेड देख लेते हैं। तो इधर थोड़ा इंट्रोडक्शन दिया है कि उसका रोल के बारे में, ट्रेड के बारे में दिया है। ट्रेड इज़ एन इंजन ऑफ ग्रोथ ऑफ एन इकोनॉमी बिकॉज इट प्लेज एन इम्पोर्टेंट रोल फॉर इकोनॉमिक डेवलपमेंट इन डेवलप्ड कंट्रीज लाइक इट रिप्रेजेंट्स अ सिग्निफिकेंट शेयर ऑफ जीडीपी। तो ट्रेड जो रहता है कंट्री की इकोनॉमी को बूस्ट करने के लिए बहुत हेल्प करता है, क्योंकि एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है इकोनॉमिक डेवलपमेंट में। तो डेवलप्ड कंट्रीज से जितने भी वेस्टर्न कंट्रीज़, तो उन सब कंट्रीज़ का जीडीपी में ट्रेड का जो शेयर है वो बहुत ज़्यादा रहता है, तो उसकी वजह से उनका जीडीपी बहुत हाई रहता है। तो पहला जो रोल प्ले किया जाता है फॉरेन ट्रेड का, वो है किस में, पहला है टू अर्न फॉरेन एक्सचेंज। तो फॉरेन ट्रेड की वजह से कंट्री में जो भी फॉरेन एक्सचेंज है वो बढ़ते हैं। कैसे, तो फॉरेन ट्रेड प्रोवाइड्स फॉरेन एक्सचेंज विच कैन be used for very productive purposes. Foreign trade is a remarkable factor in expanding the market for and encouraging the production of goods. तो फॉरेन ट्रेड की वजह से मतलब जैसे हम इंडिया का जो भी अमेरिका के साथ ट्रेड हो रहा है, तो जो उसकी वजह से इंडिया को क्या मिल रहा है, यूएस डॉलर्स मिल रहे हैं। तो उसकी वजह से इंडिया का जो फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स है वो बढ़ता है। उसकी वजह से बाद में जो भी डॉलर्स इंडिया के फॉरेन एक्सचेंज में आए, उसकी वजह से हम हमारी कंट्री दूसरे जो भी गुड्स या फिर जो भी परचेस करना है वो हेल्प होगा इंडिया को। सेकंड है
एनकरेजेस इन्वेस्टमेंट। तो फॉरेन ट्रेड की वजह से एक अपॉर्चुनिटी क्रिएट होती है, जैसे कि डोमेस्टिक मार्केट में जो भी प्रोड्यूसर है उनको बाहर की कंट्री को बेचने में हेल्प मिलती है। जैसे कि इंडिया के जो भी डोमेस्टिक प्रोड्यूसर्स हैं या फिर ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री है, तो इंडिया के जो भी डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरर है या फिर प्रोड्यूसर है, तो उनको अपने जो प्रोडक्ट्स है वो दूसरी कंट्रीज़ को सेल करने में हेल्प मिलती है। जैसे कि अगर इंडिया में फॉरेन ट्रेड होता नहीं या फिर इंडिया की इकोनॉमी क्लोज रहती है, तो जो इंडिया के डोमेस्टिक प्रोड्यूसर है उनको कंट्री के अंदर अंदर बेचने की सुविधा रहती है। तो लेकिन जब फॉरेन ट्रेड का पार्ट आता है या फिर इंडिया की इकोनॉमी ओपन हो जाती है या फिर ओपन है, उसकी वजह से इंडिया के प्रोड्यूसर्स को जो अलग अलग कंट्रीज है उधर भी अपने गुड्स या फिर प्रोडक्ट्स है उनको सेल करने में हेल्प मिल रही है, जिससे उनको ज़्यादा प्रॉफिट हो रही है और उनको जो उनकी जो रीच है अलग अलग कंट्रीज़ में होने की वो बढ़ जाती है और उनका जो बिज़नेस है वो एक्सपेंड हो पाता है। तो ये और उसकी वजह से इन्वेस्टमेंट बढ़ता है। तो थर्ड है डिवीजन ऑफ लेबर एंड स्पेशलाइजेशन। तो डिवीजन ऑफ लेबर का मतलब क्या रहता है कि लेबर का जो भी वर्कर्स है उनमें स्पेशलाइजेशन होना। तो जैसे कि कोई भी ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री है, तो उनमें जैसे कि अलग अलग कंपोनेंट्स रहते हैं कार्स के बनाने के, तो जो वर्कर्स रहेंगे वो हर चीज़ों के ऊपर ध्यान नहीं देंगे, जैसे कि टायर कैसे बनता है या फिर जो भी उसका फंक्शनिंग है कार का वो, तो हर जो भी वर्कर है वो एक ही ऑपरेशन है उसके ऊपर फोकस करेगा, जिसकी वजह से क्या होगा, स्पेशलाइजेशन बढ़ेगा। Foreign trade leads to division of labor and specialization at world level. Some countries have abundant natural resources. They should export raw material and import finished goods from countries which are advanced in skilled manpower. Thus, foreign trade give benefit to all countries, thereby leading to division of labor and specialization. तो इधर एग्जांपल कैसा दिया है कि जैसे कि दो कंट्रीज है, एक कंट्री है नेचुरल रिसोर्सेज में अबंडेंट, उनके पास नेचुरल रिसोर्सेज बहुत ज़्यादा है, और एक कंट्री है जिनके पास स्किल्ड मैन पावर है। तो जो एक कंट्री को नेचुरल रिसोर्सेज के ऊपर ध्यान देना चाहिए और उसमें स्पेशलाइजेशन अचीव करना चाहिए, और फिर जो भी रॉ मटेरियल उसको एक्सपोर्ट करना चाहिए। और जो दूसरी कंट्री है वो अपने जो भी मैन पावर स्किल्ड एकदम, उनको सब मैनेज करना आता है या फिर एडवांस है, तो उन्हें उस अपने जो मैन पावर उसको ऊपर ध्यान देना चाहिए और जो भी रॉ मटेरियल लाया गया है उसको अच्छे से डेवलप करके सेल करना चाहिए। फोर्थ है ऑप्टिमाइजेशन, एलोकेशन एंड यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज। तो स्पेशलाइजेशन की वजह से जो रिसोर्सेज आर चैनलाइज फॉर द प्रोडक्शन ऑफ ओनली दोज गुड्स विच वुड गिव हाईएस्ट रिटर्न्स। तो जो स्पेशलाइजेशन हो पाया है, तो उसकी वजह से क्या है कि ऐसे जो रिसोर्सेज है वो ऐसी चीज़ों के प्रोडक्शन में ही इस्तेमाल किए जा रहे हैं जिनकी वजह से जो प्रोड्यूसर उनको हाईएस्ट या फिर ज़्यादा रिटर्न्स आएगा, तो ये बेनिफिट हुआ। तो दस देर इज़ अ रैशनल एलोकेशन एंड स्पेशलाइजेशन ऑफ रिसोर्स एट द इंटरनेशनल लेवल ड्यू टू फॉरेन ट्रेड। तो इंटरनेशनल ट्रेड की वजह से या फिर फॉरेन ट्रेड की वजह से जो एलोकेशन था रिसोर्सेज का वो ज़्यादा हो गया है, तो उसकी वजह से जो बेनिफिट है प्रोड्यूसर या फिर जो भी मैन्युफैक्चरर उनको ज़्यादा मिल रहा है, और इसकी वजह से जो एलोकेशन है रिसोर्सेज का वो एफिशिएंटली हो पा रहा है। Fifth is stability in price level. Foreign trade helps to keep the demand and supply position stable, in which in turn stabilizes the price level in the economy. तो फॉरेन ट्रेड की वजह से जो डिमांड एंड सप्लाई की पोजीशन है वो एक स्टेबल रहती है, तो उसकी वजह से जो इकोनॉमी में प्राइस लेवल है वो ज़्यादा फ्लक्चुएट नहीं होते और वो स्टेबल रहते हैं। सिक्स अवेलेबिलिटी ऑफ मल्टीपल चॉइसेस। तो फॉरेन ट्रेड के आने के कारण या फिर इंटरनेशनल ट्रेड पॉसिबल होने की वजह से जो एक कंट्री के जैसे इंडिया के जो भी पॉपुलेशन है या फिर लोग हैं उनको अमेरिका के भी जो भी गुड्स है या फिर प्रोडक्ट्स है वो परचेस करने में हेल्प मिलती है। लेकिन अगर फॉरेन ट्रेड नहीं होता तो इंडिया के जो पब्लिक या फिर कस्टमर्स हैं उनको इंडिया के जो भी गुड्स है वही परचेस करने में परचेस मतलब करने पड़ते। लेकिन जब ग्लोबलाइजेशन हुआ जिसकी वजह से फॉरेन ट्रेड बढ़ गया, तो उसकी वजह से इंडिया के जो रेसिडेंट्स है वो कौन से भी कंट्रीज़ के गुड्स परचेस कर सकते हैं। तो ये उसकी वजह से क्या हो गया, उनकी जो चॉइसेस है वो बढ़ गई। तो सेवन्थ क्या है, ब्रिंग्स रेपुटेशन एंड हेल्प्स ऑन गुडविल। तो एक्सपोर्टिंग कंट्री कैन अर्न रेपुटेशन एंड गुडविल इन द इंटरनेशनल मार्केट। तो जो एक्सपोर्ट करती है, जो भी कंट्रीज एक्सपोर्ट करती है, जो मतलब खुद के कंट्री में जो भी गुड्स एंड सर्विसेज बना के बाहर के कंट्री को बेचते हैं, तो वो एक
रेपुटेशन और उनका जो गुडविल है वो अचीव कर सकते हैं इंटरनेशनल मार्केट में। जैसे कि कंट्रीज़ अलग अलग दी है, जैसे कि जापान, जर्मनी और स्विट्ज़रलैंड है। उन्होंने एक गुडविल और रेपुटेशन अर्न किया है फॉरेन मार्केट में, क्योंकि उनके जो गुड्स है, इलेक्ट्रॉनिक गुड्स, वो क्वालिटी में भी एकदम अच्छे होते हैं और ड्यूरेबल भी होते हैं। तो उनके जो क्वालिटेटिव प्रोडक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक गुड्स है, उनकी वजह से उनकी जो इंटरनेशनल मार्केट में रेपुटेशन है वो बहुत अच्छी हो गई है। ये हेल्प करता है एक कंट्री को इसकी वजह से। तो अभी ये 7 पॉइंट कंप्लीट हो गए। तो अभी जो कॉम्पोजिशन एंड डायरेक्शन ऑफ इंडियाज़ फॉरेन ट्रेड है, ये हम अगले वीडियो में देखेंगे।